प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 12th क्लास 3rd यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें सेकंड चैप्टर की शुरुआत की जा चुकी थी, जिसके अंदर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है जी साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? सबसे पहले किस पर्पज़ के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है, फिर इसकी प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई या एचबीएसई चाहे कोई भी बोर्ड हो तो उसके लिए 5 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो बात करते हैं इसके। लिविंगस्टोन और लॉरेंस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक डिवाइस को डिज़ाइन किया था और उस डिवाइस का नाम होता है साइक्लोट्रॉन। तो cyclotron is a device which is used to increase the kinetic energy of a charged particle, or you can say that to speed up the charged particle, or you can say that to accelerate the charged particle. Which device is used in known as cyclotron? नाम cyclotron क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रिपीटली मूव करवाते हैं। यानी एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में लगातार मूव करता रहेगा, साइकिल्स वो लगाता रहेगा, चक्कर वो लगाता रहेगा, तो इसलिए इसका नाम साइक्लोट्रॉन होता है। बात प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, क्या इसका सिद्धांत होता है? जब एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं चलने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा के उसको रोटेट करवाने की कोशिश करता है, यदि एंगल ना तो 0 डिग्री हो और ना ही 180 डिग्री हो। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता, वो केवल उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो यदि हम दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उनके कंबाइंड इफेक्ट में यदि किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसको रोटेट करवाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार उसको स्पीड अप करता जाएगा। तो जितनी डिजायरेबल हम काइनेटिक एनर्जी उसको देना चाहते हैं, उतनी एनर्जी देने के बाद हम उसको निकाल सकते हैं डिवाइस में से। तो इसलिए यहाँ पे दोनों फील्ड यूज किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम रहेगा चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप करना और मैग्नेटिक फील्ड का काम रहेगा उसको लगातार रोटेट करवाना। बात आती है जी कंस्ट्रक्शन की, किस किस चीज की जरूरत पड़ती है जब साइक्लोट्रॉन को डिजाइन किया जाता है। तो दो मेटालिक डीज होती हैं। डी इंग्लिश का कैपिटल लेटर हमारे पास डी है, 4th लेटर। तो यदि अगर उसको देखें तो उसकी शेप ऐसी होती है, यूं। तो मेटालिक डीज ली जाती हैं। तो कैसी होती है? ऐसे बाउंड्री भी है, ऊपर मेटल नीचे मेटल और सामने से बिल्कुल खुली, ताकि उसमें चार्ज पार्टिकल एंटर कर सके। तो दो मेटालिक डीज ली जाती हैं, उनके कोरेस्पॉन्डिंग नाम है D1 एंड D2। पहली ये है और इससे कुछ सेपरेशन के ऊपर ये दूसरी मेटालिक डी है, जिसके नाम मैं रख देता हूँ D1 और D2। इनको एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनकी पोलैरिटी चेंज कर देगा। मीन्स मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कुछ टाइम के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव, यानी साइकिल चलते रहेंगे। एक बार ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरीके से रिपीट होगा जी। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। जो चार्ज पार्टिकल आपको एक्सेलरेट करना है वो इनके बिल्कुल बीच में रख दीजिए। सपोज उस पर चार्ज मान लेते Q है। इसके ऊपर बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेंगे बेटा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसका ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है जी। और ये मैग्नेटिक फील्ड डीज ऐसे रखी गई हैं, इन डीज के प्लेन के बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है जी, ओके। इस पूरे के पूरे चैम्बर को हम क्या कर देते हैं, डिस्टरबेंस से बचाने के लिए एक स्टील के बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ताकि एनवायरनमेंट का यहाँ पे कोई इफेक्ट ना हो और अंदर का जो मीडियम है वो वैक्यूम रखा जाता है। साथ में यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की छोड़ी जाती है, विंडो छोड़ी जाती है कि चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट हो जाए तो हम उसको बाहर निकाल सके। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग की। वर्किंग किस तरीके से ये काम करेगा भाई?
शुरू में जैसे हमने स्विच को ऑन किया, मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, मान लिया, क्योंकि इस पे पॉजिटिव पोलैरिटी मिलेगी, इस पे नेगेटिव मिलेगी। चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज आप लेके चले हैं, तो यहां पे ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी। तो ये किस तरफ मूव करेगा भाई? D2 की तरफ मूव करेगा, सीधा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जैसे ये मूव करना शुरू करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला आता है जी QVB sin थीटा। अब यहां पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, D2 की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, आप देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री का है, श्योर है। तो कितना फोर्स लगाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड? QVB, यदि चार्ज इस पे Q है, V वेलोसिटी के साथ ये चलता है, और B यहाँ पे स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, तो QVB इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये फोर्स क्या करेगा? इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और रोटेट करवाएगा, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस समय उसका पाथ जो है वो सर्कुलर होता है। लास्ट आर्टिकल्स या लास्ट वीडियो के अंदर हम ये बात डिस्कस करके आए थे, जिसका लिंक आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सीधा नहीं जाएगा, बट सर्कुलर पाथ में यूं मूव करेगा ऐसे। जैसे इसके अंदर पहुंचता है, डी के अंदर, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि डी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो ये स्पीड अप कब तक होगा? ये स्पीड अप होगा केवल और केवल जब तक कि डी में एंटर नहीं करता। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा यहाँ। जैसे ही हाफ साइकिल ये कंप्लीट कर लेगा, आधा चक्कर जैसे ये काट लेगा, पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी होगी, क्योंकि टाइम को सेट इस तरीके से किया जाता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये और ज्यादा वेलोसिटी के साथ इस डी में एंटर करेगा और उसकी पाथ की रेडियस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो रेडियस तो बढ़ेगी भाई। अब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और जैसे ही आप साइकिल वो लगा लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर पोलैरिटी बदल चुकी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और जो पाथ की रेडियस वो भी बढ़ती जा रही है। पर्टिकुलर वेलोसिटी जैसी हो जाएगी, इनफ वेलोसिटी जितनी हम चाहते हैं उसको फिर बाहर निकाल लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके। तो इसलिए रिपीटली ये इसमें मूव करता रहता है। अब दो तीन बातें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या? मान लेते हैं शुरू का जो पाथ था, इसकी रेडियस कितनी मान ली बेटे हमने? स्मॉल r मान ली। फोर्स कितना लगाया मैग्नेटिक फील्ड ने? QVB लगाया, और यही किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो mv²/r इज इक्वल टू QVB। तो यहां से आप एक v से v कैंसिल करके r की वैल्यू निकाल लीजिए, r की वैल्यू आ जाएगी mv/QB। लो जी, mv/QB इज इक्वल टू r। तो ये रेडियस की वैल्यू आ जाती है। अब आप साइकिल के दौरान यहां से जब ये गया तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस किसके बराबर है बेटा? मैं यहाँ रब कर देता हूँ। अब डिस्टेंस जो है वो πr के इक्वल है, और स्पीड उसकी थी v। तो आप साइकिल में ये टाइम जो लेगा वो किसके बराबर लेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, πr/v। तो आप यहां से r की वैल्यू पुट कर दें वहां पे, पाई mv/QB इंटू v से v कैंसल। तो आप साइकिल का जो टाइम आएगा वो πm/QB आएगा, और इतने ही टाइम की बाद पोलैरिटी चेंज करेगी। इतने ही टाइम के बाद पोलैरिटी चेंज करेगी, हम सेट करेंगे। आप देख सकते हैं टाइम पीरियड ना तो इसमें रेडियस का जिक्र होता है, ना ही स्पीड का जिक्र होता है। ये डिपेंड करता है केवल मास पे, जो पार्टिकल है उसका, चार्ज पे, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आप साइकिल का जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, कि चाहे वो इस रास्ते पे चक्कर लगा रहा है, चाहे उससे अगले पे, चाहे उससे अगले पे, चाहे उससे अगले पे, सेम टाइम में वो क्या करेगा? आप साइकिल कंप्लीट करेगा, और इसी टाइम के बराबर बैटरी की पोलैरिटी सेट की जाती है। कंप्लीट साइकिल का जो टाइम पीरियड होगा, आप साइकिल के लिए πm/QB इसने टाइम लिया है, तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेगा वो टाइम पीरियड बोला जाएगा, और वो किसके बराबर होगा बेटा? 2πm/QB। लो जी, दिस इज द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, 2πm/QB। अब यहीं से साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। न्यू से हम इसको लिखते हैं, और होता किसके बराबर है? ये 1/t होता है एक्चुअल में। तो इसलिए
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू QB/2πm हो जाएगा, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है जी, मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब आता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय पार्टिकल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी वो गेन करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी सबसे बाहर वाले पाथ के अंदर, और सबसे बाहर वाले पाथ की जो रेडियस है वो r0 मान लीजिए, और उसके अंदर जो स्पीड है मैक्सिमम वो v0 मान लीजिए। तो जैसा कि हमें पता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी नोट स्क्वायर। अब बात किस पे की, वी नोट की वैल्यू पे। तो हमें एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले पता चला था क्या, कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। तो एम वी नोट स्क्वायर अपॉन आर नोट इज इक्वल टू क्यू वी नोट बी। लो जी, एक वी नोट से वी नोट कैंसल, तो वी नोट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, क्यू बी आर नोट बाय एम। ये वी नोट की वैल्यू यहां पे आप पुट कर देंगे। जैसे यहां पे पुट करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आएगी दैट कम्स टू बी व्हाट, हाफ एम वी नोट स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नोट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नोट बाई 2m। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। इसके बाद आता है यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को कहां कहां यूज किया जाता है भाई, जहां भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना पड़े तो वहीं पे हम साइक्लोट्रॉन का यूज करेंगे। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे को हाई एनर्जेटिक पार्टिकल चाहिए। हाई एनर्जेटिक पार्टिकल यदि चाहिए तो उनको एक्सेलरेट यदि करना चाहते हो तो आप साइक्लोट्रॉन की हेल्प ले सकते हैं। जितनी भी मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस के अंदर कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक थेरेपी देते हैं, डीप हीट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, तो चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करके हम किसी भी बॉडी के हिस्से पे स्ट्राइक करवाते हैं जहाँ पे कैंसर होता है, तो वो जो डेड सेल्स वहाँ पे इकट्ठी होती है उनको बर्न करके और कुछ टाइम के लिए कैंसर को ख़त्म कर देता है, लेकिन वो फिर दोबारा हो जाती है, जिसको सिद्ध भाषा में हम ये बोलते हैं सेक लगवाना। वो सेक लगवाना यही चीज़ होती जी। अब बात आती है लिमिटेशंस की, इसकी कमी क्या क्या है। सबसे पहली कमी इसकी है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन एटसेट्रा। यदि हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल हैं जैसे न्यूट्रॉन है या कोई और न्यूट्रल पार्टिकल है, उनको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते इसकी हेल्प से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। वो फोर्स तभी लगाएंगे जब पार्टिकल चार्ज होगा। न्यूट्रल पार्टिकल पे ये कभी भी फील्ड फोर्स नहीं लगाते, तो न्यूट्रल पार्टिकल को आप साइक्लोट्रॉन की हेल्प से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। सेकेंड, it cannot be used to accelerate light charge particle like electron etc. इलेक्ट्रॉन वगैरह को यदि आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं जो कि हल्के फुल्के चार्ज पार्टिकल हैं, तो भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मास इतना कम होता है कि जैसे ही फील्ड आप अप्लाई करते हो एकदम से स्किप आउट कर जाते हैं, क्योंकि इतनी ये एनर्जी टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इसलिए हैवी चार्ज पार्टिकल को ही साइक्लोट्रॉन की हेल्प से आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन डिवाइस होता है जिसका नाम बीटाट्रॉन होता है। तो बीटाट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा सकता है। तीसरी कमी यह भी है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से फालतू आप काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते। इसका कारण थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है यदि कोई बॉडी जिसका रेस्ट पे मास m0 था, फिर उसने मूव करना शुरू कर दिया एक वेलोसिटी v के साथ, जो लाइट की वेलोसिटी है कंपेरेबल है, तो उस समय उसका मास चेंज करेगा। और मान लेते हैं उस समय मास कितना है m, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये मास चेंज करता है जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन m इज इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, m की वैल्यू m0 से ज़्यादा होती है। मीन्स जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो उसका मास इंक्रीज करना शुरू कर देता है। अब हाफ साइकिल का जो टाइम 30 वो किसके बराबर था, पाई m अपॉन क्यू बी। लो जी, अगर उसका मास बढ़ना शुरू कर देगा तो आधे साइकिल के दौरान जो उसने टाइम लिया पहुंचने के लिए वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो पोलैरिटी पहले ही बदल चुकी होगी,
लेकिन तब तक उसका आधा चक्कर नहीं लग पाएगा। तो इसलिए एक लिमिट से फालतू आप उसको क्या नहीं कर सकते, एक्सेलरेट नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते। इसको हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए एक साइक्लोट्रॉन को मॉडिफाई किया जाता है और उसका नाम होता है सिंक्रोनाइजेशन। एक प्रोसेस होती है सिंक्रोनाइजेशन, इसका यूज करके हम साइक्लोट्रॉन को मॉडिफाई करते हैं और उसका नाम होता है सिंक्रोट्रॉन, दैट इज नोन एज सिंक्रोट्रॉन। उसमें क्या करते हैं, जब मास बढ़ना शुरू कर देता है, जिस रेशियो में मास बढ़ता उसी रेशियो में मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब मास बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को यदि आप बढ़ा देते हैं तो m/b कांस्टेंट पाओगे आप लोग। हम इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन करवाते हैं, सैचुरेशन करवाते हैं दोनों का। भाई जिस रेशियो में मास बढ़ रहा है उसी रेशियो में b को बढ़ाते रहिए ताकि m/b कांस्टेंट रहे। और यदि m/b कांस्टेंट रहेगा तो वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बोली जाएगी। तो साइक्लोट्रॉन मॉडिफाई हो जाता है और उसका नाम रखते हैं फिर सिंक्रोट्रॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिले, कुछ आवश्यक कार्य थे इसलिए मिल नहीं पाया। अब कंटिन्यूटी में आपसे कोर्स में मिलते रहेंगे। तो आशा आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें भाई किन किन चीज़ों की हमारे को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।